गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नया लेसन शुरू करेंगे, अम्ल, क्षार व लवण। ठीक है। आवाज़ तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या पढ़ना है इसमें। तो अम्ल, क्षार और लवण लेसन को शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे कि वैद्युत अपघट्य क्या है या वैद्युत अपघटन क्या होता है। ठीक है। वैद्युत अपघट्य, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, वैद्युत अपघट्य यानी किसी पदार्थ का विद्युत के द्वारा या उसके आयनों में टूटने की जो क्रिया होती है वह वैद्युत अपघटन की क्रिया कहलाती है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम लोग, जैसे नमक है, नमक का रासायनिक नाम होता है NaCl। इसको जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो सोडियम और क्लोराइड आयन बनता है। तो यह जो आयन बनने की जो क्रिया होती है इसको कहते हैं वैद्युत अपघटन की क्रिया। और जिस पदार्थ का अपघटन होता है वह वैद्युत अपघट्य कहलाता है। परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत प्रवाहित की जा सकती है वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और इस क्रिया को जो है वह वैद्युत अपघटन की क्रिया कहते हैं। तो जिसके जलीय विलयन में से, यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका जलीय विलयन बनाते ही उनका अपघटन शुरू हो जाता है, तो इसको कहते हैं वैद्युत अपघटन की क्रिया और वैद्युत अपघट्य पदार्थ। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl एक्वस रूप में लिया गया है। यह जब टूटता है अपने अणुओं में तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के अणु बनते हैं। यदि इनके आयन को हम देखें तो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनता है। इस तरह से वैद्युत अपघट्य पदार्थ हाइड्रोजन क्लोराइड एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। क्लियर है सबको? वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत प्रवाहित किया जा सकता है वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और इसमें जो अपघटन की क्रिया होती है इस क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर ये जो अभिक्रिया होती है, अर्थात ये आणविक रूप में टूटते हैं, या आयन के रूप में अगर लिखें तो वैसे लिखेंगे हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। स्वांटे आर्हीनियस जो थे 1887 में, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था इसी वैद्युत अपघटन के आधार पर, जिसको कि वैद्युत वियोजन का सिद्धांत कहते हैं। इस वैद्युत वियोजन के सिद्धांत को ही आयनिक सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि आयंस में टूटने की घटना है इसलिए इसको आयनिक सिद्धांत कहते हैं। वियोजन की अभिक्रिया इसलिए कही गई है कि यह क्रिया उत्क्रमणीय है, यानी टूटने और बनने की दोनों क्रियाएं इसमें साथ साथ चलती रहती हैं, इसलिए इस क्रिया को वियोजन की अभिक्रिया भी कहा गया। तो वैद्युत वियोजन के सिद्धांत को स्वांटे आर्हीनियस ने दिया था। क्वेश्चन आता है कि आयनिक सिद्धांत या वैद्युत वियोजन का सिद्धांत क्या है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है, किसी वैद्युत अपघट्य को जल में या किसी अन्य विलायक में घोलने पर यह अपने अणुओं में या आयनों में विद्युत आवेशित आयन में विभाजित हो जाता है। इस क्रिया को आयनन की क्रिया कहते हैं। जो ये आयन में टूटने की क्रिया है, यहाँ देखो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूटा। ठीक है। तो यह जो आयन में टूटने की क्रिया होती है इसको कहते हैं आयनन की क्रिया। ठीक है। इसी आयनन की क्रिया को ही वैद्युत वियोजन कहते हैं। वैद्युत वियोजन क्यों कहे हैं? क्योंकि यहाँ जो चिन्ह हमने दिखाया है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल। ठीक है। ये रिवर्स हो जाता है जब अपने आयंस में टूटता है, पुनः यह अणु में बदलता है, फिर यह आयन में टूटता है। इस तरह की प्रक्रिया इसमें लगातार चलती रहती है, तो ऐसी क्रिया को आयनन की क्रिया कहते हैं। तो पहला सिद्धांत में उन्होंने यही दिया है कि आयनन की क्रिया होती है। दूसरा है कि यह जो आयन बनते हैं
ये दो भागों में बढ़ते हैं, धनायन और ऋणायन। सोडियम आयन धनायन है, क्लोराइड आयन ऋणायन है। आयनन की क्रिया जब होती है तो धनायनों की कुल संख्या ऋणायनों की कुल संख्या के बराबर होती है। जितने धनायन बनेंगे उतने ही ऋणायन भी बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यह क्रिया जब होती रहती है, धनायन और ऋणायन बनने की क्रिया होती रहती है, तो इसमें शुरू में क्या होता है कि यह टूटने की क्रिया तेजी से होती है। ठीक है, ये टूटते हैं, लेकिन बनने की अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों के वेग में अंतर होता है। जो पहले टूट रही है वो जुड़ने की क्रिया की दर इसकी धीमी होती है। ठीक है, एक स्थिति ऐसी आती है जब अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर दोनों एक समान हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को अणुओं और आयनों के मध्य साम्यावस्था की स्थिति कहते हैं। साम्यावस्था, जब दोनों तरफ बनने और टूटने और बनने की क्रिया यानी उनका वेग एक समान हो जाता है, क्रिया की दर एक समान हो जाती है, तो वह साम्यावस्था कहलाती है। इस प्रकार से वैद्युत वियोजन की क्रिया या आयनन की क्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे आपकी बुक में दिया है कि AB एक यौगिक है, इसका जब जलीय विलयन बनाते हैं या आयनन करते हैं तो A+ आयन और B- आयन में टूट जाता है। साम्यावस्था पर इसकी स्थिति ये होती है कि जितना इसके आयनन बनने की क्रिया होती है और जितना लिया जाता है, इन दोनों का अणु बनने की क्रिया और आयनन बनने की क्रिया दोनों का वेग एक समान हो जाता है, इक्वल टू K। इसको कहते हैं आयनन स्थिरांक। क्लियर है ये 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट है, सभी अणु आयनित नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम उसमें आयनन की क्रिया करते हैं तो कुछ अणु आयन के रूप में नहीं बदल पाते हैं। जितने अणु उसमें आयनित होते हैं वह उस पदार्थ की आयनन की मात्रा कहलाती है। आयनन की मात्रा इक्वल टू आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या बटे में अणुओं की कुल संख्या। जितनी ली जाती है, आयन में वियोजित होने वाले अणु जितने लिए गए, सपोज करो कि 10 ग्राम अगर लिया गया तो उसमें से 8 ग्राम अणु ही वियोजित हो रहे हैं, तो वही अणुओं की संख्या है। यहाँ पर हमने ग्राम में बताया आपको एक एग्जाम्पल के लिए, लेकिन आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या बटे में अणुओं की कुल संख्या, जितनी ली गई है और कितने अणु उसमें आयनित हुए हैं, वह आयनन की मात्रा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैद्युत अपघट्य के भौतिक और रासायनिक गुण। वैद्युत अपघट्य के भौतिक और रासायनिक गुण उसके आयनों के स्वभाव तथा उसकी मात्रा पर निर्भर करते हैं। स्वभाव मतलब प्रकृति, कैसा है वह, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, या प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, इस पर निर्भर करता है। यानी वैद्युत अपघट्य का जो गुण होता है वह उसकी प्रबलता और दुर्बलता पर निर्भर करता है, साथ ही साथ उसकी मात्रा पर भी निर्भर करता है। वैद्युत अपघट्य के विलयन की वैद्युत चालकता विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या और आवेश पर निर्भर करती है। यदि आयनों की संख्या अधिक होगी तो उसकी वैद्युत चालकता अधिक होगी। आयनों की संख्या अधिक होने का मतलब उस पदार्थ की प्रबलता। वह पदार्थ, वैद्युत अपघट्य पदार्थ जितना अधिक प्रबल होगा उसमें आयनन की मात्रा उतनी अधिक होगी, और आयनन की मात्रा अधिक होगी मतलब वैद्युत चालकता उसकी अधिक होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये 6-7 पॉइंट हैं। आप एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से इसको सुन लेना और इसमें जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको लिख भी लेना। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप इसको फिर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा फास्ट बताया है। ठीक, थैंक यू।